He observed that when gases combine, देखो यहाँ पे ये लॉ शुरू है, when gases combine or produce in a chemical reaction, इधर बोर्ड पे दो, जब कोई गैसेस कंबाइन होंगे, when the gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure. तो यहाँ पे सिंपल एक बात बोला गया, देखो अपन जब गैसेस की रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ पे जो पहला रेशियो लेते हैं अपन, वो उनका वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं कि मोल का रेशियो लेते हैं? मोल का रेशियो लेते हैं। जैसे अगर मैं ऐसा लूँ कि ट्वाइस H2 प्लस 1 O2 इक्वल ट्वाइस H2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ क्या रेशियो रहेगा? अरे ये 2:1, 2:1 रहेगा। तो 2:1 किसका रेशियो होगा? उसके मोल का रेशियो होगा। तो वही रेशियो उनका वॉल्यूम का रहेगा। तो अल्टीमेटली गे-लुजैक का इतना ही कहना है, जब गैसेस कंबाइन होंगे या एक आधे रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगे तो उनके बीच जो सिंपल रेशियो पे वॉल्यूम रहेगा वो वही रहेगा जो उनका मोल का रेशियो रहता है। तो गे-लुजैक को सिंपल भाषा में, जिससे अपन ने मल्टीपल प्रपोर्शन को क्या बोले? कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट सेम। मतलब आपको ये पूछा जाए 4 ऑप्शन में 2-2 कंपाउंड दिए गए और आपको ये पूछा गया इसमें से कहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लगेंगे, तो आपको क्या देखना है? कौन से ऑप्शन में सेम एलिमेंट से डिफरेंट कंपाउंड बने हुए हैं। क्वेश्चन देखिए अपन उसके ऊपर। तो गे-लुजैक लॉ का कहना है कि जो मोल रेशियो रहेगा वो वॉल्यूम रेशियो रहेगा। तो जो मोल रेशियो रहेगा वो, या गैस कंबाइन होंगे या प्रोड्यूस होंगे किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो उनके सिंपल वॉल्यूम रेशियो के होल नंबर में रहेंगे। मतलब जहाँ पे सिंपली वॉल्यूम रेशियो आ रहा है रिएक्शन के साथ तो समझ जाना गे-लुजैक लॉ, और जहाँ पे वॉल्यूम को मॉलिक्यूल के साथ बताया जा रहा है समझ जाना एवोगाड्रो लॉ। तो गे-लुजैक लॉ में मोल को वॉल्यूम से रिलेट किया गया तो वॉल्यूम आ गया इधर, और इसके बाद एवोगाड्रो लॉ में जो वॉल्यूम रेशियो रहेगा वही, मतलब अगर 2 अलग अलग गैसेस है उनका वॉल्यूम सेम है तो उनके मॉलिक्यूल भी सेम रहेंगे। ये कौन सा लॉ है? तो गे-लुजैक लॉ और एवोगाड्रो लॉ। समझ में आ रहा है? इससे ज़्यादा पढ़ने का नहीं, इससे ज़्यादा इस पर क्वेश्चन देखने के। अब बच्चे जो पढ़ते बैठते एवोगाड्रो लॉ, गे-लुजैक, समझता कुछ भी नहीं और याद भी रहते नहीं गे-लुजैक लॉ का स्टेटमेंट। तो लर्न करने का नहीं ना, अपनी मेमोरी पावर को प्रॉपर दिशा में यूटिलाइज करो। फालतू की चीज़ें लर्न करते बैठेंगे तो आपका डाउनलोडिंग खत्म हो जाएगा। तो लर्न क्या करना है और किसको सिर्फ मेमोराइज करना है, ये ध्यान में, ये समझो अच्छे तरीके से। तो गे-लुजैक लॉ को सिर्फ हिंट के तौर पे ध्यान में रखना था कि जो मोल रेशियो रहेगा वो, अब ये चीज़ अपने घर पे आके जब आप इस पर की नोट्स देखेंगे PDF, जब आपका NCERT बुक है तो आपने उसमें वहाँ लिख लेना चाहिए। और आपने शायद NCERT बुक लाया साथ में लगता है, तो निकालो गे-लुजैक लॉ फर्स्ट। मैं एक लाइन लिख दे रहा बाजू में, पहले लिखो गे-लुजैक लॉ में मोल रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो, बस खत्म। बेटा पेंसिल से नहीं, पेन से लिखो, और यूज द रेड पेन और एनी अदर कलर पेन अदर देन ब्लैक। मोल रेशियो बराबर वॉल्यूम रेशियो लिखो ऐसा, मोल रेशियो बराबर वॉल्यूम रेशियो। किसमें? गे-लुजैक लॉ में। और एवोगाड्रो लॉ में लिखो वॉल्यूम रेशियो बराबर मॉलिक्यूल रेशियो। अब x बराबर y, x बराबर z, मतलब क्या होगा? x बराबर y बराबर z। अब ये दोनों मिला के एक लाइन लिखना। इधर देखो कहाँ पे लिखना है? NCERT बुक में ऊपर जो खाली जगह रहती है ना, वहाँ पे इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके क्या लिखो? मोल रेशियो बराबर वॉल्यूम रेशियो बराबर मॉलिक्यूल रेशियो, बट इज नॉट इक्वल टू मास रेशियो एंड इज नॉट इक्वल टू एटम रेशियो। लिख लो ऊपर की लाइन में, मोल रेशियो बराबर वॉल्यूम रेशियो अगर खुद को नहीं समझ रहा तो बाजू वाले को देख के लिखो, और बाजू वाले को नहीं समझ रहा तो कल से उसके बाजू मत बैठो। मोल रेशियो बराबर वॉल्यूम रेशियो बराबर मॉलिक्यूल रेशियो, but is not equal to a sign mass ratio, is not equal to a sign atom ratio.
ठीक है, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में लिखो, जो इसके पहले का लॉ था, कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट सेम, और साइंटिस्ट को अंडरलाइन कर लो हर स्कीम में। तो गे-लुज़ैक में तो पहले गे-लुज़ैक को अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहता बिल्कुल। तो लियो सायर ने पहला लॉ बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन जोसेफ प्रॉस्ट एंड देन जॉन डाल्टन। तो पहले 3 लॉज इंपॉर्टेंट है। एवोगाड्रो लॉ, ये एवोगाड्रो नहीं बताया था, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, साला अमरीश पुरी दिख रहा है बिल्कुल। एवोगाड्रो लॉ हो गया। अब जो बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे पेज को पढ़ते बैठते है ना, तो इन सब चीज़ों पे टाइम पास करने के बजाय जो अपने क्वेश्चन देखे थे उस टाइप के क्वेश्चन देखना चाहिए। थ्योरी में दम नहीं है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। अब जो एक लास्ट पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ये मैं बता देता हूँ, इसके बाद तो अपना सब ऑलरेडी हो चुका। इधर बोर्ड पे ध्यान दो बड़ा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है, जॉन डाल्टन ने बताया था, इसके कुछ 4-5 पोस्टुलेट्स हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इधर 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 बोर्ड पे। The origin of the idea about the matter is composed of small individual particle called atomino, meaning indivisible. That is back to times। और फिर एक अपना डाल्टन की इंफॉर्मेशन दी हुई जिसका कुछ भी काम नहीं है। डायरेक्टली अपन आएंगे उसके 4 पोस्टुलेट्स के ऊपर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 4 पॉइंट थे। क्वेश्चन नहीं आता इस पर, टेंशन मत लो, बट एक बार बायोलॉजी टाइप के अंदर कोई टीचर मिल जाए केमिस्ट्री में, उसने बना लिया क्वेश्चन इसके ऊपर, तो क्या क्या बना के बना सकते देखेंगे। इधर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। हालांकि इसमें 2 पॉइंट इधर सुनो रे। मैटर अगर एलिमेंट है तो इसके इंडिविजुअल पार्टिकल को एटम कहते हैं, और मैटर अगर कंपाउंड है तो उसके इंडिविजुअल पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे 2 सेंटेंस ध्यान में रखना। Atom is the smallest particle of an element, smallest and indivisible particle of an element, and molecule is the smallest and indivisible particle of compound। यानी अगर एलिमेंट के स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल को पूछा जाए तो कौन रहेगा? एटम रहेगा। और कंपाउंड, अब एलिमेंट कंपाउंड तो समझ में आता ना, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, बट वाटर कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। तो कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अपन क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। अब ये दूसरा पॉइंट पता है क्या है? पहला पॉइंट ये है, मैटर को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एलिमेंट ही समझा गया। भाई एलिमेंट के स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अगर एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम है, जैसे हाइड्रोजन के सपोज 10 एटम है, तो सभी एटम एक जैसे रहेंगे? सभी एटम एक जैसे रहेंगे मासेस में और सभी प्रॉपर्टीज में। और अलग अलग एलिमेंट है तो उनके एटम की भी प्रॉपर्टी अलग अलग रहेंगी। तो दूसरा पॉइंट वही तो बोला गया था कि ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन द मासेस। तीसरा पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन द फिक्स। ये किसको पता नहीं है कि कंपाउंड कब बनेंगे? जब अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन होंगे तब जाके कंपाउंड बनेंगे। वाटर एलिमेंट एक ही कंपाउंड है, तो कब बनेगा? जब हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होंगे। एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं? अपन एटम कहते हैं। और कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल। चौथा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एटम के रीऑर्गेनाइजेशन से बनती है। ये इधर से निकल के उधर जाता, उधर से निकल के इधर आता, तब जाके नया कंपाउंड बनता। तो एज सच कुछ खास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में ऐसा कुछ बड़े पॉइंट नहीं जिसपे क्वेश्चन बन सके। तो कुछ कुछ काफ़ी ड्राई टाइप का नॉलेज होता है, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इसमें वही एलिमेंट कंपाउंड एटम मॉलिक्यूल के बारे में समझा के दिया गया। अरे समझ में आ रहा है? तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रिएक्टेंट के एटम एक दूसरे से मतलब दूसरी जगह पे जाएंगे तब जाके प्रोडक्ट के एटम बनेंगे। तो ये हो गया अपना, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
अब इसके बाद बचा आपका एक ही आर्टिकल, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, और एटॉमिक मास, देन आइसोटोप, ये मैंने सब ले चुका था, है ना। एटॉमिक मास के बारे में एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अपन कार्बन के रेफरेंस में निकालते, ये पॉइंट क्लियर करना, किसके रेफरेंस में निकालते हैं अपन, कार्बन, ठीक है। और वो कौन सा एटम है, C12 है, कार्बन का C12। कार्बन के 3 आइसोटोप है, C12, C13, C14। कार्बन के कितने आइसोटोप है, 3 है, C12, C13, C14। तो एटॉमिक मास अपन किसके रेफरेंस में निकालते, C12, C12, और C12 के 1/12 से अपन डिवाइड करते किसी भी एटम के मास को, अगले पेज पे फॉर्मूला मिल जाएंगे। तो ये जस्ट थ्योरी का पॉइंट आया तू कि एटॉमिक मास किसके रेफरेंस में निकाला जाता, कार्बन के एटम के। यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, बस एक ही पॉइंट क्लियर कर लो, ये पॉइंट ताकत से रट डालना रहे, आ सकता क्वेश्चन नीट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ 1 AMU की वैल्यू इधर इधर, और ये जरूरी नहीं है कि आपको ये इतने तक के लर्न करना है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 सफिशियंट है, इंटू 10⁻⁻27 kg। जानबूझ के केजी में देंगे, तो कुछ नहीं करना था ना, बस ग्राम को केजी में करना था। ग्राम में तो पता है, ग्राम में 10⁻⁻24, केजी में 10⁻⁻27, दोनों याद रखते, फिर दोनों भूल जाते बच्चे। तो आप कोई भी एक ध्यान में रखो, तो ग्राम में ध्यान में रखो, तो केजी में ध्यान में रखो। तो 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एक एग्जैक्टली ध्यान में रखो। तो कितना होता है 1 AMU बराबर, 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻ बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। बाकी इसका कुछ भी काम नहीं, सब 1 AMU हो गया क्लियर। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, ये मेरे ख्याल से शाम की बैच का लेना बाकी है, अरे लेना बाकी ना शाम में बैच का, वो अपन लेंगे शाम के लेक्चर में, परसों के दिन, अभी तो बाकी होगा। तो ये तो अपना सवेरे की बैच का हो गया था, मतलब एवरेज एटॉमिक, अरे बताया ना सवेरे की बैच के अंदर आइसोटोप, नहीं, हाँ सब सवेरे की बैच का हो चुका है, नहीं हो चुका है, रिपीटर्स का लेना बाकी है, फ्रेशर का हो चुका। हाँ चलो ठीक है। तो शाम की बैच जो 2 दिन आगे चल रही है, उसमें एवरेज एटॉमिक मास हो चुका। तो सवेरे की बैच का जो आर्टिकल बाकी है वो अपन लेंगे, बिफोर द टेस्ट लेंगे, है ना। तो टेस्ट पर से एक बात याद आ गई कि आपका टेस्ट संडे को रहेगा, और टाइम 5 से 6 रहेगा, और संडे के दिन आपकी बैच रहेंगी 11 से 1, और हो सकता है मैं 1 से 2 1 घंटा एक्स्ट्रा भी लूँ मॉर्निंग वाले बच्चों का, क्योंकि उनका कुछ आर्टिकल बाकी है पढ़ाना, या उनको 10 से 11 बुला लूँ पहले, 10 से 11 भी लेक्चर। तो संडे के दिन आपकी बैचेस रहेंगी, और मंडे से आपका PCB स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। पहला चैप्टर मैं आपको जमूंगा तो 2 दिन पहले बताऊंगा क्या होगा पहला चैप्टर करके उसके अंदर। तो आपका ये जो छुट्टी है वो कल और परसों रहेगा, मतलब आज भी छुट्टी थी आपको बैच के बाद, है ना, पूरा दिन भर खाली अभी आपका। इसलिए शाम के बैच को अपन ने सवेरे बुला लिए, तो बहुत सारे बच्चे जिनका टाइम नहीं हुआ एडजस्ट, वो अभी ऑनलाइन करेंगे, ऐप पर से देखेंगे, और ऐप की अवेलेबिलिटी अगले वीक तक की रहने वाली है। बाद में ये जो स्टूडेंट जो एडमिटेड है उन्हीं के पास में ऐप रहेंगे, और ऐप के अंदर मैंने भी कुछ डाला नहीं, अभी ऐप में मैं बहुत ऐसी काम की चीज़ें डालूंगा जो आपको मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलती। खास तौर पे क्वेश्चन बैंक, कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन हम ऐप के ऊपर बहुत अपलोड करने वाले हैं, ताकि बच्चों को NCERT बुक के लेवल के ही क्वेश्चंस मिले, और जो बच्चा अपने में इंटरेस्टेड है वो अपने लेवल पे करते जाए। और ऐप पर अपन एक चीज़ दिवाली तक के हम डालने वाले, मैं आपको भी बता देता हूँ, जितने आपके PCB के या PCM के चैप्टर्स हैं, ठीक है, समझो मान लो PCB के 98 चैप्टर्स है, तो 98 टेस्ट ऐप पर एक टेस्ट करके कॉलम ऐड होगा, उसमें डाले जाएंगे। वो सेल्फ इवैल्यूएटिव टेस्ट है, जिसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, पीसीबी के रहेंगे और वो सबके सब टेस्ट में के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी क्लास क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये जो एक चैप्टर पर एक टेस्ट मेरे तरफ से ऐप पे डाली जाएंगे। अपन जो क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी संडे को टेस्ट है, ये अलग टेस्ट है, ऐप पर की टेस्ट डाली जाएंगी वो अलग टेस्ट है। सिलेबस होने के बाद जो टेस्ट सीरीज के टेस्ट रहेंगे वो अलग टेस्ट है। इससे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आप 1 साल के अंदर भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ऐप पर के टेस्ट डालने का मतलब ये है, अभी यहाँ बच्चे 17 जगह के हैं, किसका फिजिक्स में क्या चल रहा है, किसका बायोलॉजी में क्या चल रहा है, किसका साल भर से जूलॉजी चल रहा है, बॉटनी कुछ भी नहीं चल रहा, किसका बॉटनी चल रहा, जूलॉजी नहीं चल रहा, किसका केमिस्ट्री में 4 ही चैप्टर मतलब इनऑर्गेनिक चल रहा, ऑर्गेनिक कुछ नहीं हुआ कहीं पर, तो कहीं ऑर्गेनिक हुआ, फिजिकल नहीं हुआ, जो भी है। तो आपको क्या करना है कि हम दिवाली तक के वो पहले सेक्शन तैयार कर, वो सेगमेंट तैयार कर रहे हैं। उसमें यह रहेगा कि दिवाली के बाद और टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले, जैसे टेस्ट सीरीज आपका फेब में स्टार्ट होगा मई के लिए नीट वालों को, और दिवाली के बाद और फेब से पहले आपको 98 टेस्ट देना है, या आप वो टेस्ट अभी नहीं देना है, बाद में देना है। उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। उसका कारण ये है कि जब आप टेस्ट सीरीज देने जाएंगे तो वहाँ पे जीटी स्टार्ट होगा। जीटी स्टार्ट होगा तो आपको इंडिविजुअल चैप्टर के टेस्ट हम ले नहीं सकते, क्योंकि फिर नंबर ऑफ डेज बहुत ज़्यादा लग जाएंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। अपन साल भर तो इंडिविजुअल टेस्ट लेने वाले 8 महीने, आपका फेब तक के टेस्ट कौन से रहेंगे, चैप्टर होने के बाद में इंडिविजुअल टेस्ट। अपन बीच बीच में आपको थोड़ा सा भरोसे में लेके महीने भर के चैप्टर पे कंबाइंड टेस्ट भी लेना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या चैप्टर टेस्ट ही प्रिपेयर करेंगे। मतलब टेस्ट की स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके हिसाब से करें तो बोले सर टेस्ट ही मत लो, सबसे अच्छा। फिर एग्जाम तो देने पड़ेंगे अपन को, तो फिर तैयार कैसे होंगे अपन, मेंटली कैसे तैयार होंगे एग्जाम के लिए। तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए आपको उन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। भागना सबसे आसान रास्ता है और लड़ना सबसे मुश्किल है। तो आपको जो टेस्ट की स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ, क्या ये एक जो इस साल अपन एक एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हैं, अपने ऐप पर 98 टेस्ट डालेंगे, बट वो टेस्ट आपको विजिबल होंगे दिवाली के बाद, तब तक के वो अदृश्य रहेंगे। फिर एक दिन मैं आपको बोलूँगा कि अब आप कल से टेस्ट देने के लिए तैयार, तो सबके सब टेस्ट रहेंगे। उसमें ही नहीं रहेगा फिर किसी चैप्टर को, मतलब किसी बच्चे को फिजिक्स के एक चैप्टर पर टेस्ट देना है, किसी को बायोलॉजी के, तो जो चाहो दे सकते हैं। एक बच्चा एक टेस्ट एक ही बार देगा, वो सबमिट हो जाएंगे ऑटोमेटिक उस टाइम के बाद जैसे आपने स्टार्ट करें। और फिर वो चैप्टर के आपके कितने मार्क्स मिले टेस्ट के, ये सिर्फ 2 लोगों को पता रहेंगे, एक आपको और दूसरा मुझे। तो उसका एनालिसिस करेंगे कौन कितना औकात दिखा रहा करके। वो टेस्ट ईमानदारी से देंगे तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि वो टेस्ट आपकी टेस्ट सीरीज की रिहर्सल है। और ये जो अपन अभी टेस्ट ले रहे हैं ये एक और रिहर्सल है। तो 2 तरह की आपको प्रैक्टिस करा के दी जा रही, जीटी मतलब टेस्ट सीरीज से पहले, और फिर टेस्ट सीरीज रहेंगी, और फिर आपका एग्जाम रहेगा। अब सोचो 1 साल के अंदर इतना कुछ अपन कर सकते। अभी आपको एक ही काम बनता है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी इस पर की एक टेस्ट देते आएंगे। और जब मैं दिवाली के बाद आपको टेस्ट सीरीज ऐप पे ओपन कर दूंगा तो उसमें मोल कंसेप्ट की एक और टेस्ट आप दे सकेंगे। तो वो टेस्ट कब दे सकेंगे आप, जब आपने पास्ट में ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो सारे फिर जब टेस्ट सीरीज में फिर पहली जो टेस्ट रहेंगी जीटी की, मैं पहला टेस्ट बताता था आपको, टॉपिक कौन सा, मोल कंसेप्ट और केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर पे एक टेस्ट रहेंगे। फिर फिजिक्स के 2 चैप्टर रहेंगे, एक बॉटनी का रहेंगे, जूलॉजी, ऐसे बायोलॉजी के 2 चैप्टर रहेंगे। तो वो टेस्ट कब दे पाएंगे आप, जैसा फरवरी के पहले वीक में रहेगा। बोर्ड एग्जाम वालों को टाइम देंगे, बाकी जो रिपीटर्स उनके हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो जो टेस्ट सीरीज रहेगा पहला जीटी, उसमें ही 2 चैप्टर रहेंगे। तो आप एक बात, आप संडे दिमाग से आपस में पूछो, मोल कंसेप्ट अभी अच्छे से पढ़ लिए तो सभी संडे की टेस्ट अच्छे से दे पाएंगे। दिवाली के बाद जब ऐप पर मोल कंसेप्ट ओपन हो जाएगा तो उस दिन आपने क्या करना, घर पे मैं आपको बताऊँ प्लानिंग कैसी पड़ेगी। आपके रेगुलर शेड्यूल में से आपको खुद का टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल डिसाइड करना है। मतलब आपको एक दिन में कम से कम 2 टेस्ट देना पड़ेंगे, एटलीस्ट एक तो देना पड़ेंगी। तो आपको चैप्टर खुद ही डिसाइड करने का, आज आपको रात में 11 से 12 में मोल कंसेप्ट पे टेस्ट देना है, तो आपको दिन भर के ट्यूशंस का टाइमिंग, फिर सेल्फ स्टडी के टाइमिंग के अलावा आपको मोल कंसेप्ट को हल्का से रिवाइज करना है, और शाम में एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स लेके वो टेस्ट ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, आपकी टेस्ट सबमिट हो जाएंगी पर्टिकुलर टाइम के बाद जो अपन अलॉट करेंगे। इस तरह से आपको
प्रैक्टिस करते करते जाना है। तो ये काहे के लिए करेंगे पता है कि अपन, ताकि आप आपका, क्योंकि अगर उस वक्त मैं ऑफलाइन टेस्ट अलग से लूँगा तो आपका कितना टाइम कंजम्पशन होगा, आपका सिलेबस चलेगा अलग, आपके संडे टू संडे टेस्ट रहेंगे रूटीन सिलेबस पर अलग, फिर प्रीवियस चैप्टर जो होगा उन पर टेस्ट कौन लेगा, फिर टेस्ट देने की इच्छा मेरे तो टाइम कब देंगे। तो अपनों सेल्फ इवेल्युएट खुद को करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? फिर आप अपने हिसाब से वो रिवीजन प्लान बनाओ और टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल जब हम आपको देंगे, ऐप पे टेस्ट डालेंगे 98 इंडिविजुअल टेस्ट एट द सेम